हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम, जहां पे हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वन शॉट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाल दिया है। ऑल्सो पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए, तो अगर आप उनमें से हो जिनको अभी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एप्लीकेशन स्टाइल क्वेश्चंस डराते हैं, तो इस वीडियो के एंड के बाद वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब स्पेक्ट्रम की खास बात यह है इस चैप्टर की कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट तुमने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में किया था वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। जस्ट इन केस अगर आप लोग को डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, देन लाइट किस तरीके से बेंड करता है, क्या फैक्टर्स है, अगर नहीं पता प्लीज वो वीडियो पहले जाके चेक करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और ये वाला वीडियो और आसानी से समझेगा। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? तो जब लाइट प्रिज्म से है ना प्रिज्म के अंदर एंटर करता है, हमें अच्छे से मालूम है हर एक कलर अपने अपने हिसाब से बेंड करता है। अगर आपने वो चैप्टर देखा है, चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस, उसमें क्लियरली डिस्कस किया गया है कि वॉयलेट लाइट क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा बेंडिंग दिखाता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। एंड क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसका मतलब वो सबसे कम बेंडिंग दिखाएगा। ये बेसिक आइडिया सभी को क्लियर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो अब अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रहा है तो हम सभी को मालूम है व्हाइट लाइट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, बट वो अलग बात है, हमें दिखते से साथ है स्पेक्ट्रम के हिसाब से। तो जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से एंटर कर रहा होगा, सारे के सारे कलर्स क्या करेंगे, बेंड होंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा कलर कौन सा बेंड होने वाला है? वॉयलेट, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रेड सबसे कम बेंड करेगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर? तो ये डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप विब्योर जो स्पेक्ट्रम है आपका, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, अगर आप V से लेके R तक जाओगे, यानी कि वॉयलेट कलर से लेके रेड कलर की तरफ जाओगे, तो आप नोटिस करोगे वॉयलेट से रेड कलर तक जाते जाते आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो रहा होगा और जो आपका वेवलेंथ है वो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इसका यही मतलब है कि क्योंकि वेवलेंथ रेड का ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रेड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट लाइट। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में हेल्प जरूर करेंगी। नेक्स्ट आते हैं डिविएशन एंगल पर। डिविएशन एंगल कुछ नहीं होता, अगर मैं इसका एक्चुअल डिविएशन एंगल का फॉर्मूला लिखूं तो वो आएगा I1 प्लस I2 माइनस A, वे I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डिविएशन क्या बातों पे डिपेंड करता है? तो सर डिविएशन 4 बातों पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ। ठीक, मैं वापस से आप लोग को इंसिस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चैप्टर नंबर 4, अच्छा मैं ये भी बता दूं चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 2 है, वो मैंने हर एक चैप्टर का वन शॉट जो है ना, हर एक चैप्टर को भी मल्टीपल वन शॉट्स में तोड़ दिया। ये इकलौता अभी ये चैप्टर है जहां पे मैंने दोनों सेक्शन साथ में क्लब कर दिए, बिकॉज चैप्टर ही बड़ा छोटा सा था तो एक ही वीडियो बनाना सेंसिबल था। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, जो कि आपको प्रिज्म और है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द डायग्राम टू शो रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रे गिवन दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस फॉर येलो कलर इज 45। 100 बात की एक बात, क्या बोला उसने कि एक सेकेंड दीजिए, हाँ, तो अगर हम येलो कलर लाइट की बात करें तो येलो कलर लाइट का क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है? वो 45 डिग्री है। ठीक है, ये येलो कलर की बात की है। तो सर उस हिसाब से तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल रेड के लिए और ब्लू के लिए क्या है। नहीं जानने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ अगर आपको एक का भी क्रिटिकल एंगल मालूम है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बताइए बात, अगर सुनना, अगर ये लाइट को मैं एक्सटेंड करूं यहाँ पे, बराबर, ये वाली लाइट को मैंने एक्सटेंड कर दिया, पहले हम समझते हैं कि इसने सरफेस पे क्या एंगल बनाया होगा। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे जब मैंने नॉर्मल बनाया तो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ये 90 है, राइट, अगर इन्होंने वैसे बोला तो नहीं है लेकिन ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज 45 एंड दिस इज 45, राइट। ठीक है, इसके अलावा और अजम्पशन या तो फिर मैंने लिखना भूल गया होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है बेटा ये भी क्या होगा? 45 होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये एंगल 45 है, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस? सुनना ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर येलो लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ब्लू लाइट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रेड लाइट, तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 45 डिग्री है। हाँ सर समझ में आया। अब वो सामने से बोल रहा है कि येलो कलर का जो क्रिटिकल एंगल है वो भी 45 डिग्री है। तो कितनों को समझा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल भी येलो कलर का 45 डिग्री है, राइट, इसका ये मतलब कि ये जो येलो कलर है, चलो कलर चेंज ही कर लेता है, ये जो येलो कलर है
वो कुछ इस तरीके से बिहेव करने वाला है सर। हाँ सर समझ में आ गया, ये देखो ये जो येलो कलर है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। येलो कलर का तो समझ में आ गया सर। अब रेड और ब्लू का क्या करूं? अगर कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस ये बोलता है कि क्रिटिकल एंगल, सुनना ध्यान से, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखो, जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इनवर्सली डिपेंड करता है। सो इफ आई राइट साइन ऑफ IC विच इज क्रिटिकल एंगल, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। यानी कि अगर मैं ब्लू कलर की बात करूं तो ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? अगर ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है यानी कि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा, बराबर यही हुआ। अगर ब्लू का क्रिटिकल एंगल कम है, बराबर, ब्लू का क्रिटिकल एंगल कम है और ब्लू ने जिस एंगल पे इंसिडेंट किया है सरफेस को वो 45 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ब्लू कलर इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ब्लू कलर। सर वापस से बताओ, ये नहीं क्लियर हुआ? सुनो, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी कि अगर ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल ब्लू का कम होगा। यानी कि अगर येलो का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री था तो ब्लू का पक्का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होगा। लेट्स अज्यूम वो 40 है, बराबर। अब अगर ब्लू कलर का जो क्रिटिकल एंगल है वो 40 डिग्री है और ब्लू कलर लाइट ने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया है? 45 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है उस केस में तो लाइट क्या करता है? TIR करता है, बराबर। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो लाइट है वो क्या करने वाला है? वो TIR करेगा और कुछ लाइट ब्लू कलर का इस तरीके से निकल जाएगा। ओके, यानी कि अब ये बोलना चाह रहे हो आप कि रेड का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। अगर रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है यानी कि पक्का वो येलो के क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा। अगर येलो का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री था तो रेड का मान लेते हैं 50 डिग्री है। और अगर रेड कलर का क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री है और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 45 डिग्री था, यानी कि जो रेड कलर वो TIR तो नहीं करेगा, वो उल्टा क्या करेगा? लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से कहां चला जाएगा? रेयर मीडियम में। और वो जो लाइट है वो कहां बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कितनों को अगर ये नहीं समझा कि सर ब्लू और रेड का आपने कैसे डिसाइड किया, येलो का क्लियर हुआ? कैसे येलो डिसाइड किया? देखो, येलो का क्रिटिकल एंगल क्या था? 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या था? 45 डिग्री, यानी कि वो पक्का सरफेस को पैरेलल होने वाला है। अब जिनको ये लग रहा है कि सर ये कहां से बातें आ रही है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, तो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग वो वाला वीडियो देखो। अच्छा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन सर आपने कौन से पार्ट में डिस्कस किया है? लाइट चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 4th पार्ट, बराबर। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वहां पे अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से समझेगा, प्लीज देखना जरूर। चलो, ये तो हो गया, हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम सेक्शन A के क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के, स्पेक्ट्रम के। सेक्शन B अभी मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस AB of an equilateral prism ABC and emerges out of it suffering a deviation of 60 degree. I'll repeat, क्या बोला है? A beam of light is incident normally on the surface AB of an equilateral prism ABC and emerges out of it suffering a deviation of 60 degree. तो चलो पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। तो इन्होंने प्रिज्म बनाया, उन्होंने फिर क्या बोला है कि लाइट जो है वो क्या हो रहा है? नॉर्मली हिट किया गया है। आई होप सबको समझता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मली। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये लाइट है यहाँ पर। अब अच्छे से मालूम है आपको, ये 60 डिग्री है, बराबर, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो फटाफट समझते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो कितना, ड्रॉ डायग्राम एंड मार्क द नेसेसरी एंगल। अगर हम नॉर्मली भी बनाए ये चीज़ को तो देखो, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री, बराबर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो ये वाला जो लाइट है, ये जो एंगल है, ये कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। अब हमें अच्छे से मालूम है ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो वो TIR करेगा और वो 60 डिग्री बनाकर ही कहाँ निकल जाएगा? दूसरे साइड से निकल जाएगा। दैट्स इट। क्या बोला था? अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सर्फेस AB ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म ABC, बराबर, एंड इमर्जेस आउट ऑफ इट सफरिंग अ डिविएशन ऑफ 60 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे डिविएशन ऑफ 60 डिग्री आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, डिविएशन आना चाहिए 120 डिग्री। सर कैसे? तो देखो ध्यान से, अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर लाइट ने 60 डिग्री एंगल रखा, राइट। अब अगर उसने TIR किया है, जिनको तो क्लियर हुआ ये TIR, बराबर, TIR अगर उसने किया है बेटा तो ये भी 60 होगा। तो टोटल डिविएशन जो था लाइट का वो 60 डिग्री था ही नहीं, वो तो 120 डिग्री था, बराबर। टोटल डिविएशन जो है वो कितना है? 120 डिग्री। क्या मतलब, समझा नहीं सर? या लाइट ऐसे आया, ये लाइट पूरा का पूरा ऐसे डिविएट हो गया, बराबर। तो कितना एंगल से डिविएट हुआ? 60 से डिविएट नहीं हुआ है,
120 से डिविएट हुआ है, तो क्वेश्चन में चेंजेस है, मैंने क्वेश्चन में चेंज करके वो डायग्राम उस हिसाब से बना दिया। नेक्स्ट बोला है नेम द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द लाइट बीम। कैन आई से दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? यस सर, बराबर। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा हुआ है और मेरे साथ किया है उन्हें बहुत आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट वाज स्टडीइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेविएशन ऑफ एंगल एंड मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। A student was studying factors affecting the deviation of angle and made the following conclusions। क्या कंक्लूजन किया भाई ने कि जो डिविएशन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पे, and mark the following options that deviation of red is greater than deviation of green is greater than deviation of violet। अब क्वेश्चन ने पूछा है is the student's assumption right? उसका assumption right नहीं है। क्यों नहीं है सर? पहली बात तो डिविएशन एंगल जो है वो वेवलेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, वो इनवर्सली डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर आप इतने कैसे श्योर हो सकते हो, तो चलो ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जब मैं आपको ये समझा रहा था, देखो मुझे खाली इतना बता दो, छोड़ो ये क्या है डायग्राम, आप खाली मुझे बताओ रेड ब्लू एंड येलो तीनों में से सबसे ज्यादा डिवाइड किसने किया? बताओ किसने सबसे ज्यादा डिवाइड किया? बोलोगे सर ब्लू ने सबसे ज्यादा डिवाइड किया, ब्लू की फैमिली ने सबसे ज्यादा डिवाइड किया ना, वॉयलेट कंसिडर कर लेते, ब्लू कंसिडर कर लेते। और सबसे कम किसने डिवाइड किया? सर सबसे कम तो रेड ने डिवाइड किया। तो यहां से यही क्लियर हो रहा है कि जो जितना ज्यादा डिवाइड करेगा ना उसका वेवलेंथ उतना कम होता है, बराबर। और जो जितना कम डिवाइड करता है उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा होता है। तो भाई ने उल्टा बोल दिया ना, क्या बोला उन्होंने? भाई के हिसाब से द डिविएशन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना। एक्चुअली तो वो डिविएशन एंगल किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई ने क्या बोल दिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भाई स्टेटमेंट तो गलत है, तो हम लिखेंगे इज द स्टेटमेंट सॉरी इज द assumption राइट? सो आंसर इज नो, assumption is wrong। समझे? नो, assumption is wrong। चलिए नेक्स्ट, राइट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका? बस इस ऑर्डर को रिवर्स करना है। भाई के हिसाब से वॉयलेट ने सबसे कम डिवाइड किया, बट एक्चुअली तो वॉयलेट ने सबसे ज्यादा डिवाइड किया होगा, उससे कम डिवाइड किया होगा ग्रीन ने, और सबसे कम डिवाइड किया होगा रेड ने। तो चलो भाई के हिसाब से नहीं जाएंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाएंगे। तो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से द डिविएशन ऑफ रेड इज लीस्ट, द डिविएशन ऑफ ग्रीन इज मोर एंड द डिविएशन ऑफ वॉयलेट इज द मोस्ट। समझे? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। when light enters from air to glass it bends towards the normal. If red, blue and yellow colors are allowed to enter the same glass block at the same angle of incidence, then for which color the value of I minus R will be greater? अब ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन आईसीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनका सबसे पहला क्वेश्चन है ये। और बच्चे ये पहला क्वेश्चन देख के घबरा रहे होते हैं। मेरे को बोला क्यों भाई, क्यों घबरा रहे हो? एकदम ईजी है। पहली बात तो ये I माइनस आर क्या है वो समझते हैं। कितनों को क्लियर हुआ कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास जा रहा है? अगर लाइट एयर से ग्लास जा रहा है यानी कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से कहाँ बेंड कर रहा है बच्चे लोग? डेंसर मीडियम में। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में बेंड कर रहा है, कितने बच्चे लोग को ये क्लियर हुआ कि सर जो ये ओरिजिनल पाथ था, ये जो डिविएशन आया है, बराबर, ये जो डिविएशन आया है, ये डिविएशन क्या मैं बोल सकता हूँ? आई में से आर माइनस करके आया है। हाँ सर, लॉजिक तो सही है। ये जो डिविएशन आया है ना, ये पूरा जो है ना, ये समझे क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा एंगल इस आई के बराबर था, समझे कि नहीं समझे? ये पूरा एंगल इस आई के बराबर था। तो ये जो आर, ये आर क्या है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है ना बच्चा, राइट? तो ये जो डिविएशन है, तो बेसिकली आई माइनस आर का मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली डिविएशन पूछ रहा है। आई माइनस आर का मतलब वो तुमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? डिविएशन। अब तुम नहीं बता पाओगे डिविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? डिविएशन उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है भाई? ब्लू फैमिली, बराबर। तो आंसर है ब्लू। कुछ और करने की जरूरत नहीं थी, इतना सिंपल है, समझे? नेक्स्ट बोला है अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट undergoes minimum deviation through an equilateral prism. A beam of monochromatic light undergoes minimum deviation through an equilateral prism. How does the beam pass through the prism with respect to its base? Again, जिनको ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट प्लीज स्टॉप दिस वीडियो। कोई दिक्कत नहीं अगर आप वीडियो छोड़ के भी जाओगे, आप प्लीज पहले चैप्टर नंबर 4 पूरा करके आओ।
बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा, ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब अगर उन्होंने बोला मिनिमम डेविएशन, तो सर हमें मालूम है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये है कि जब भी लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करता है तो जो उसका रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगा अगर उसने मिनिमम डेविएशन शो किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 4 में मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा लाइट क्या कर रहा होगा, मिनिमम डेविएशन कर रहा होगा, वो हमेशा क्या करेगा, रिफ्रैक्टेड रे को बेस के हमेशा क्या रखेगा, पैरेलल रखेगा। तो देखो, तो ये मैंने डायग्राम बना के बता दिया। वो पूछा है हाउ विल द लाइट पास विथ रिस्पेक्ट टू द बेस, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, दैट्स इट, हो गया। अब बोला है स्टेट 2 कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। पहली कंडीशन तो अभी अपन ने लिखी ऊपर, क्या है पहली कंडीशन, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल, रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और दूसरा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे तुम आई बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज ई। तो आई बराबर क्या होता है, ई। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। सो ये हमारा स्पेक्ट्रम चैप्टर का सेक्शन ए कंप्लीट। बहुत से बच्चों को मालूम है सेक्शन ए जो है स्पेक्ट्रम का वो एक्चुअली लाइट का ही पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही पार्ट है, बट अननेसेसरी से स्पेक्ट्रम में डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम चैप्टर का मेन कंटेंट है, जहां से आता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या आता है सर, 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम, सिंपल। अभी से मैं बोल दूं, तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक चीज करनी है, वो है सारी की सारी जो रेज है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, वो सारी की सारी रेज के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ लो। ट्रस्ट में अभी मैं क्वेश्चंस तुम्हें बताऊंगा ना, तुम खुद शॉक में रहोगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देख लो। अगर तो तुम्हें सारी की सारी रेस के प्रॉपर्टीज और यूजेस पता है, रटे हुए है, बात खत्म, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं यकीन करते तो अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। अच्छा, एक और चीज, मुझे लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना होता। आई जनरली बिलीव इन न्यूट्रलाइजिंग द एक्सपेक्टेशन। तुम अगर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि मैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस तुम्हें बोलूंगा, तो ये वही वाली बात हो गई कि देखो ऊपर फैन है, इस दीवार का कलर क्रीम है, बराबर, इसमें क्या समझाने जैसी चीज है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस लिखी होंगी, मैं स्क्रीन ऊपर करूंगा, हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ेंगे, आप लर्न करना, और जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए, पहला, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम में कौन कौन आया तो सर आई एम सो सॉरी, स्पेक्ट्रम में ये सारे लोग आए। कौन सारे लोग, तो गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब मैंने इसे याद कैसे किया, मैं आपको बता दूं। मैंने ऐसे याद किया है, तो रेडियो सुनते सुनते खाना खाने का मन हुआ तो आपने माइक्रोवेव यूज किया। अब जब खाना खाने का मन हुआ तो तुम बोले सर टीवी भी देख लेते हैं, तो जब तुम टीवी ऑन किए तो उस रिमोट से जो रेज निकल रही थी वो इंफ्रारेड रेडिएशन थी। ये सारी जो तुम चीजें करते हो वो किस में करते हो, विजिबल लाइट में करते हो। अब तुम बाहर अगर गए, धूप बहुत ज्यादा थी, है ना, यूवी रेज से बचने के लिए आपने क्या लगाया, सनस्क्रीन लगाया, और आपको आगे जाते जाते गड्ढा दिखा नहीं, गड्ढे में गिर गए, आपको क्या करवाना पड़ा, एक्सरे, बिकॉज हड्डी टूट गई, और गामा रेज तो बेटा जाने ही देते, याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसी ऑर्डर में याद करना। तो रेडियो सुनते सुनते खाना खाने का मन हुआ तो माइक्रोवेव यूज कर लिया, टीवी देखने का मन हुआ तो टीवी ऑन किया जिस रिमोट से, वहां से इंफ्रारेड रेडिएशन निकली। अब ये सब काम मैं कहाँ करूंगा, मैं विजिबल लाइट में करूंगा। बाहर गया तो मुझे धूप से बचने के लिए, यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना था, सनस्क्रीन से तो बच गए, गड्ढे से नहीं बचे, एक्सरे करवाना पड़ गया, और गामा रेज से तुम्हें याद है। दूसरी चीज, आई एम सो सॉरी, कि गामा रेज से अगर रेडियो वेव्स की तरफ आओगे, हमेशा याद रखना उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका यही मतलब है कि जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही उनकी एनर्जी भी कम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हाई एनर्जेटिक, है ना, हाईएस्ट एनर्जेटिक वेव कौन सी है, तो आप बोलोगे गामा रेज। क्यों, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है। ये गामा रेज इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन होती है कि कैंसर सेल्स को ही मारने में ये गामा रेडिएशन काम आता है। अब नोटिस किया मैंने क्या किया, मैंने आपको एक यूज बता दिया गामा रेज का, दैट गामा रेज आर यूज्ड इन ट्रीटिंग कैंसरस सेल। अब सोचो एग्जाम में यही तो आता है, यूजेस आपको याद है,
2 से 3 बेसिक यूजेस आपको याद है, प्रॉपर्टीज याद है। प्रॉपर्टी में क्या बोल दिया गामा रेस का, द मोस्ट एनर्जेटिक वेव। जैसे ही मैंने बोला मोस्ट एनर्जेटिक वेव, आपसे सवाल पूछेगा मोस्ट एनर्जेटिक वेव, तो आप लिख दोगे गामा रेस, ठीक है। आपसे अगर वो पूछे कि अ रे विच इज यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग कैंसरस सेल, आप लिखोगे गामा रेस। इतना ही है चैप्टर में, समझे। अब मैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं। तो हमेशा याद रखना, गामा रे आर द मोस्ट एनर्जेटिक, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। रेडियो वेव्स आर द लीस्ट एनर्जेटिक, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम। तो गामा रेस से अगर रेडियो वेव की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि एनर्जी भी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी। दैट्स इट। ये यहां से मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। एक लास्ट चीज कि जितनी भी ये वेव्स हैं इन सभी को हम लाइट वेव्स ही बोलते हैं। सिर्फ दिखता कौन सा रेंज है हमें, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, जो कि कलर का रेंज है। उसके अलावा आगे ना पीछे हमें चीजें नहीं दिखेंगी, होंगे जरूर। इनको लाइट वेव्स ही बोलते हैं। और सारी की सारी ये जो लाइट्स है वो कितनी स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, एज प्रॉमिस्ड मैं रीड जरूर करूंगा, मैं आपको हाईलाइट भी करवा दूंगा कौन से वाले प्रॉपर्टीज एंड यूजेस मार्क करो, इतने वाले याद करके और लर्न करके जाओ, पक्का आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सही बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट, गामा रेस का सोर्स क्या है। तो इनका सोर्स होता है कॉस्मिक रेज, यानी कि जो सन से रेज आ रही होती है वो एक सोर्स है सन से। बट ऑब्वियसली बात है, ओजोन लेयर है, हमारे जो दूसरे है ना जिन मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो गामा रेस को क्या करते हैं, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, बिकॉज गामा रेस बहुत डेडली होते हैं। फिर कहाँ से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा है उसमें मालूम है गामा रेस के बारे में। यस, कैसे डिटेक्शन किया जाता है, बाय लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। तो भाई मैं अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रेज ले लो, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये वो, और ऐसा 30 सेंटीमीटर की थिक शीट ले लो। 30 सेंटीमीटर समझता है बहुत ज्यादा होता है, 30 सेंटीमीटर की स्केल इतनी है। इतनी थिक अगर शीट ले लूं मैं, अबे लंबाई में शीट नहीं बोल रहा हूं, थिकनेस की बात कर रहा हूं। इतनी थिक अगर मैं शीट ले लूं और वहां से सारी की सारी रेज अगर मैं पास करवाऊं, तो भाई कोई वेव पास नहीं हो पाएगी, लेकिन गामा रेज पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है वो वेव्स। ये होता है उसका डिटेक्ट करने का तरीका, समझे। तो अगर वो एक 30 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट या स्टील शीट को अगर पार कर सकता है, तो बॉडी को तो आराम से आर पार कर सकता है और कैंसरस सेल्स को भी मार सकता है। क्या प्रॉपर्टीज है, तो दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन हिट जिंक सल्फाइड। तो फ्लोरेसेंस कर की राइट आएगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। फिर दे कैन इजीली पेनिट्रेट अ मेटालिक शीट ऑफ 30 सेंटीमीटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी। तो जैसे तुम ये वर्ड सुन लो, रेडियोथेरेपी और टू ट्रीट कैंसरस सेल्स, आपको मालूम है आपको क्या लिख के आना है, गामा। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लिया क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोग के, समझा। मैं नेक्स्ट ये भी इस चीज के लिए भी यही करूंगा। चलो, अगर किसी को, वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरे नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना, नोट्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू की एक बुक है, ई बुक, वो भी है, 100+ एमसीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी अपलोड करूंगा, वो भी चेक करना, उससे भी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो अब एक्सरेज की बात करते हैं। सो एक्सरेज कैसे मिलेंगे यहाँ पे, जब हम हैवी मेटल को हाई मेल्टिंग पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, उनको जब स्टॉप किया जाता है, रिपीट करता हूं, जब एक हैवी मेटल लिया गया, हैवी मेटल मतलब टंगस्टन जैसे कोई मेटल लिया गया, उनको मैं, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अगर उनके मैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं किसी तरीके से रोक दूं, तो जब मैं रोकता हूं तो उनमें से कुछ एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी है वो एक्सरेज के फॉर्म में निकलेंगी, ठीक है। और कहां यूज होता, डिटेक्शन का तरीका क्या है, तो फोटोग्राफिक फिल्म अफेक्ट हो जाती है। तुम्हें खुद मालूम है यार, जब एक्सरेज निकाले जाते हैं हड्डियों के, तो क्या करते हैं, हमें क्लियरली बोला जाता है ना, जिस किसी का भी एक्सरे निकाला जाता है तो उनके रिलेटिव को या जो भी है उनको बोला जाता है कि प्लीज आप हट जाओ, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वाई, बिकॉज वो जब रेडिएशन पास होता है तो बाकी इंसान में पास ही होने चाहिए। बट हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसीलिए हमें एक्सरे करवाना पड़ता है बोन वगैरह के केस में। सो और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंस व्हेन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जो नहीं है इंपॉर्टेंट, चलो मैं यहाँ पे बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट था, वो मार्क भी कर दूं। चलो ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ लेना, एनी हाउ पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आप लोग के बन जाएंगे। That's it, ठीक है। गामा रेस के बारे में इसीलिए भी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बिकॉज एनी विच वेज तुम्हें रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में वापस से मैं और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अब यहां से सर हम लोग क्या क्या मार्क करें, तो भाई ये मार्क कर लेना, प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरेज आर केमिकली मोर एक्टिव देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अगर आपसे सवाल देखो डायरेक्ट सवाल पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा, बोलेगा नेम अ रे, है ना, नेम अ रेडिएशन और नेम अ रे विच इज मोर केमिकली एक्टिव देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो तुम खुद सोचो ना यार, ये देखो इसके हिसाब से, है ना,
सबसे एनर्जेटिक कौन है भाई? गामा रेज है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, सबका है ना, सब किंग ही वही है, गामा रेज है। उसके बाद कम में कौन है? एक्सरे। उसके बाद क्या है? यूवी रे। तो वो सामने से तो बोल रहा है, यूवी रेज के ऊपर कौन आता है? एक्सरे आता है। तो अगर वो तुमसे पूछ रहा है ऐसी रे बताओ जो कि मोर केमिकली एक्टिव है देन द अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट से कम केमिकल एक्टिविटी हुई ना इसकी, विजिबल की, इंफ्रारेड की, तो तुम्हारे को मालूम है आंसर क्या है? एक्सरे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या बोला है? ये तो बहुत ऑब्वियस था, दे कैन पेनिट्रेट ह्यूमन फ्लैश बट आर स्टॉप बाय द बोन्स, एंड बिकॉज वो बोन्स से स्टॉप हो जाता है इसीलिए तो हम कहाँ यूज करते हैं उन्हें? एक्सरेज में, डिटेक्शन इन फ्रैक्चर इन बोन्स, स्कैन्स, एंड कोई प्रेशियस मेटल्स को भी अगर चेक करना हो तो हम एक्सरेज यूज कर सकते हैं, बट नहीं इतना जरूरत है। अब यहां से जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल तो ठीक है यार, बहुत ऑब्वियस है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन, इन पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये मैंने बोर्ड पेपर्स देखा है 4-5 साल का, मैंने ऑब्जर्व किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों पे, किस पे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन। यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द पॉइंट ओवर हियर, मार्क्स मुफ्त के मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है? और बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, मतलब में क्यों? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम एक्टिनिक रेज भी बोलते हैं। अब मैंने तेरे को स्टार्ट में तुम्हें यही बोला था, झूठ नहीं बोलूंगा। अब एक्टिनिक रेज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्या एक्टिनिक रेज बोलते हैं? बात खत्म, पढ़ लो, खत्म करो, है ना? अगर मैं बोलूँ ये कौन सा कलर है तो तुम बोलोगे येलो, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना यार, येलो है, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनिक रेज भी बोलते हैं। अब ये कहां से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, सन से तो मिलेगा ही, मैंने अभी तुम्हें बोला था, सनलाइट जो है जब उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं तो उनसे बचने के लिए हम सनस्क्रीन्स वगैरह लगाते हैं। मैंने तो नहीं लगाया, ठीक है? सोर्स क्या है? सनलाइट है। फिर आर्क लैंप, स्पार्क, मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो ये पूछा जा सकता है, इफ अ मर्क्यूरी वेपर लैंप इज यूज्ड व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशंस कैन यू एक्सपेक्ट? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है? तो ये हम मार्क कर दो, तो इसके सोर्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, इन ये डाइज जो होती है बेटा, जो कलर्स होते हैं उनके ऊपर उनकी केमिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। फिर फोटोग्राफिक प्लेट गेट्स अफेक्टेड, नॉट इंपॉर्टेंट दैट मच, कॉजेस फ्लोरेसेंस, बिकॉज देखो जो कॉमन पॉइंट है ना सब जगह, कॉजेस फ्लोरेसेंस, उस पर नहीं सवाल पूछेगा, उन्हें भी अच्छे से मालूम है ना यार, बोर्ड वालों को इतना हैरान थोड़ी करेगा तुमको बोर्ड्स में वो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, राइट? तो जब सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा, तब तुम्हें पक्का ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तुमने समझा? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस तुम्हें मार्क करवा दूंगा, उन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। और हर बार क्या सवाल आता है मैं बताता हूं, आइडेंटिफाई करने आता है ये कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, देखो हर एक का ना स्पेक्ट्रम होता है। क्या मतलब सर, हमें समझा नहीं। ये देखो, जैसे कि यहां पे अगर मैं बोलूं विजिबल लाइट का क्या स्पेक्ट्रम है, इसका क्या स्पेक्ट्रम का क्या मतलब कि कहां से वेवलेंथ शुरू होती है? सर 400 नैनोमीटर से शुरू होती है, राइट? जो कि वॉयलेट का वेवलेंथ है, विबग्योर, राइट? और कहां पे खत्म होता है उसका स्पेक्ट्रम? 800 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर के आसपास, विच इज रेड। तो अगर मैं विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बोलूं तो ये है। तो यूवी रेज का स्पेक्ट्रम कहां से है? 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर, समझा? तो जहां यूवी रेज खत्म हो रहा है वहीं से विजिबल शुरू हो रहा है। ये भी तो ऑब्वियस है ना यार, एक खत्म होगा तो दूसरा वहीं से शुरू होगा, ठीक है? तो इनके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए इन्होंने बोला है कि हम क्या यूज करते हैं? हम क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इस पूरे वीडियो में अब तक अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैंने कुछ बताई होगी तो अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं, यहां से सवाल आते हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें नॉर्मल विजिबल लाइट का अगर स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई करना तो तुम क्या बोलोगे? सर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम अगर निकालना तो मैं क्या करूंगा? मैं नॉर्मल ग्लास ले लूंगा, ग्लास प्रिज्म ले लूंगा। लेकिन अगर तुम्हें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्पेक्ट्रम निकालना है, देखो सवाल बन गया, what type of prism will you use? I'll repeat, what type of prism will you use to identify the ultraviolet spectrum? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्वार्ट्ज प्रिज्म, समझे? अगर आपसे पूछता है a quartz prism is used instead of an ordinary glass, a quartz prism is used instead of an ordinary glass, which radiation has been studied? Ultraviolet radiation. अब समझा क्वेश्चन कैसे आएगा? तो प्रॉपर्टीज एंड यूजेस याद है तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो उन्होंने बोला है इन प्लेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, व्हाई? बिकॉज ग्लास, नॉर्मल ग्लास एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन बट क्वार्ट्ज प्रिज्म एब्जॉर्ब नहीं करता। तो मैं सिर्फ देखो कितना अच्छा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाते। चलो, उन्होंने आपको दो डायग्राम दे दिए, बराबर? समझे कि नहीं समझे? दो डायग्राम दे दिए, एक ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम। उन्होंने दोनों डायग्राम में आप लोग को एक अननोन रेडिएशन दे दिया और फिर बोलता है इन द फर्स्ट प्रिज्म the radiation is being absorbed and in the second radiation there is a spectrum which ranges from 10 nanometer to 400 nanometer। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें याद ही नहीं है, तुम खुद दिमाग लगाओ।
अगर मैं यहाँ पे 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर लिखता तो पक्का सबको पता था कि ये कौन सा विजिबल लाइट है। तो समझ में आया? हाँ ठीक है। अब यहां से क्या हिंट मिला कि अगर ये वाला रेडिएशन इस ग्लास ने, ये वाले प्रिज्म तो ग्लास का ही बना होगा, अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया और अगर इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि स्पेक्ट्रम दिखाया, इसका मतलब क्या कि ये ऑर्डिनरी ग्लास था और ये क्वार्ट्ज प्रिज्म था। और अगर ये क्वार्ट्ज प्रिज्म है तो क्वार्ट्ज प्रिज्म ही क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। समझे? यही है कॉम्पिटेंसी इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। किस तरीके से तुम्हें वो सोचने पे मजबूर करे एकदम बेसिक लेवल पे। कुछ क्वेश्चन या आंसर में डिफिकल्टी थी, आंसर तो वही निकल कर आया ना जो तुमने स्टार्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा? कि क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। चलो समझा। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? यूवी रेज कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट आर एब्जॉर्ब बाय ग्लास। वापस से वही चीज बोलिए, मैं मार्क कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ऐसा ना लगे कि भाई फिर हमारे से कुछ चीज मिस हो गई। फिर यूवी बल्ब्स हैव एन एनवलप मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। अब तुम्हें भी मालूम है कि अगर मैं यूवी बल्ब्स बना रहा हूं जिसमें यूवी रेडिएशंस है, तो वो यूवी रेडिएशंस के लिए मैं वापस से कौन सा ग्लास यूज करूंगा यार? क्वार्ट्ज ग्लास ही यूज करूंगा ना। ऑर्डिनरी क्यों करूंगा? ऑर्डिनरी करूंगा तो वो लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा। मुझे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करवाना, मुझे पार करवाना। तो पार कब होगा? जब मैं क्वार्ट्ज ग्लास यूज करूंगा। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स। फिर आता है अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड प्रोड्यूसर्स। तुम्हें दिख रहा है कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर जगह वो फोटोग्राफिक प्लेट को और जिंक सल्फाइड शीट पर फ्लोरोसेंस बना रहा है। तो भाई नहीं पूछने वाला तुमसे वहां से कुछ। अब इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज किया जाता है? तो फॉर स्टरलाइजिंग एयर एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। अक्सर तुमने देखा होगा कि अगर जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के पास, उनको स्टरलाइज करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, फिर उसको है ना सैनिटाइजर्स एंड दुनिया भर के केमिकल्स डालते हैं सो दैट वो स्टरलाइज हो जाए। लेकिन एक तरीका होता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन सारे के सारे जर्म्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। इसीलिए तो जब भी तुम ये वर्ड सुनो स्टरलाइजिंग एयर एंड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स, पक्का वापस से क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बार बार यही बोल रहा हूं मैं, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। यूजेस अलबत्ता पूछ सकता है कि हाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, बताओ क्या यूजेस है। तुम बोलोगे स्टरलाइजिंग एयर एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। और क्या है? फॉर डिटेक्टिंग द प्यूरिटी ऑफ जर्म्स, एग्स एंड घी। ठीक है, घी कितना शुद्ध है, अंडे जो है वो बराबर प्योर है या नहीं है, जेम्स यानी कि जो स्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ज्वेलरी शॉप पे जाओगे तो तुम देखना, लोकल ज्वेलरी शॉप हो या कोई भी ज्वेलरी शॉप हो, वो आप अगर आप कोई भी ऑर्नामेंट देते हो उसे, तो वो एक छोटे से है ना केज में डालता है, वहां पे ब्लू कलर की लाइट गिरती है उसके ऊपर और फिर वो बोलता है हाँ आपका जो सोना है वो बराबर है। ठीक है, तो वो एक्चुअली यूवी रेडिएशन ही है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। विजिबल लाइट मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा और तुम्हें सवाल आना भी नहीं चाहिए वहां से, बिकॉज विजिबल लाइट का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि उसका जो स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से लेके कहां तक है, 800 नैनोमीटर तक कहां है, ये भाई ये सब है। अब आता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन? इनके सोर्सेस क्या है? लैंप विथ थोरिएटेड फिलामेंट। अब ये थोरिएटेड फिलामेंट का क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। देखो, फिलामेंट हमारे किसके बनते हैं? फिलामेंट हमारे किसके बनते हैं? टंगस्टन के बनते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोरिएटेड मतलब थोरियम जो एलिमेंट है ना, उसे भी थोड़ा ऐड किया जाता है किसमें? टंगस्टन में, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। टंगस्टन का खुद का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट से क्या बन जाती है? लाइट एनर्जी बन जाती है। थोरियम डालकर हम उसे और ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई कर देते हैं, जिससे हम ज्यादा हीट से ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो जो रेडिएशन निकलती है वो हमेशा क्या निकलेगी? इंफ्रा रेडिएशन। अब मैं आगे बढ़ूं इंफ्रा रेडिएशन, उससे पहले ही मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई सुनो ध्यान से, जब भी तुम्हें एग्जाम में बोलता है सम रेडिएशन इज फाउंड बाय हीटिंग समथिंग, मतलब जब भी हीट या टेम्परेचर का कुछ बात है और उससे कुछ रेडिएशन अगर तुमसे पूछ रहा है, हमेशा याद रखना इंफ्रा रेडिएशन। वापस से, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये दिखे, सुनाई दे या दिखे कि कोई तो रेडिएशन है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वो रेडिएशन मिल रहा है, पक्का वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे यहां से तुम्हें समझानी है कि अगर तुम नोटिस करो विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो देखो ध्यान से, विजिबल लाइट शुरू कहां से हो रहा है? 400 नैनोमीटर और खत्म कहां हो रहा है? 800 नैनोमीटर। अब मैं अगर तुमसे पूछता कि मेरे को 1 किलोमीटर दूर दो बड़े लाइट सोर्सेस है, राइट, या दो बड़े बोर्ड्स है ना, दो होर्डिंग बोर्ड्स है। एक बोर्ड जो है उसके ऊपर वॉयलेट कलर यूज किया गया है दूर से देखने के लिए,
और दूसरा बोर्ड है जिसपे रेड कलर यूज किया गया है दूर से देखने के लिए। आप मुझे बताओ कौन सा वाला कलर आसानी से दिख जाएगा 1 किलोमीटर दूर से भी, प्रोवाइडेड वो बोर्ड बड़ा होना चाहिए और थोड़ा ऊपर होना चाहिए कि भाई दिखे भी हमें। तो आप बोलोगे सर रेड। अब मैं आपसे रीजन पूछूंगा तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, समझा। तो तुम बोलोगे वॉयलेट नहीं। अब खुद दिमाग लगाओ। अब अगर मुझे कंपेयर करना है विजिबल लाइट का रेड वाला वेवलेंथ और मुझे अगर कंपेयर करना है इंफ्रारेड वेव का स्टार्ट का, क्या मैं बोल सकता हूं? अगर अब तुम्हारे पास चॉइस है, बराबर, मैं जानता हूं इंफ्रारेड रेडिएशन तुम्हें दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें ऐसा रेडिएशन यूज करना है जो कि और ज्यादा ट्रैवल करे, रेड से भी ज्यादा ट्रैवल करे, तो तुम पक्का क्या यूज करोगे? इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करोगे। व्हाई? बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो रेड के वेवलेंथ से भी ज्यादा है। 100 बात की एक बात, तो जब तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हो तो इसीलिए तुम इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, एंड अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज करते हैं। बिकॉज जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम डिस्टर्बेंस, उतना कम एनर्जी है ना डिविएट होगा और वो ज्यादा लंबे समय तक ट्रैवल कर सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो सर इसका काम कहाँ कहाँ आता है वो बता दो। तो चलो, इंफ्रारेड रेडिएशन पहले तो कहाँ क्या क्या सोर्स है उसका? अ लैम्प विद अ थोरिएटेड फिलामेंट। फिलामेंट बोला मतलब आग मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर बोला मतलब रेडिएशन। कौन सा है? इंफ्रारेड रेडिएशन है। फिर हीटेड सिलिकॉन कार्बाइड, वापस से हीटेड बोला। रेड हॉट बॉडीज, वापस से हॉट बॉडीज आया, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? तो जो मर्क्यूरी है, जब भी थर्मोमीटर यूज करता है, अब तो थर्मोमीटर्स जो है वो उसमें अल्कोहल्स यूज करने लग गए हैं, बट जो पहले के मर्क्यूरी से हमारे क्लिनिकल मर्क्यूरीज, उसमें मर्क्यूरी यूज किया जाता था। वाई? बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था मर्क्यूरी अपना टेम्परेचर राइज करता था और हमें रीडिंग मिल जाती थी। तो जो मर्क्यूरी है वो क्विकली राइज करने लग जाएगा थर्मोमीटर में जब तुम ब्लैक एंड बल्ब लोगे इन कैप्टेन रेडिएशन। सर ये नहीं समझा, सुनो ध्यान से। ये मेरा थर्मोमीटर है, ठीक। इस थर्मोमीटर में क्या है? मर्क्यूरी है, बराबर। इस थर्मोमीटर में क्या है बेटा? मर्क्यूरी। और ऊपर मैंने क्या लगाया है? ब्लैक कलर का बॉल अटैच कर दिया या फिर ब्लैक कलर का रबर अटैच कर दिया। तो मैं अच्छे से मालूम है कि जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज्यादा हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बराबर। हाँ या ना? ठीक है सर। अब यहां पे मेरे पास 2 रेडिएशन थे, एक था विजिबल रेडिएशन जो कि सन से आ रहा था, और एक था इंफ्रारेड रेडिएशन। तो चलो 2 अलग अलग थर्मोमीटर स्टडी करता है, समझना। एक सेकेंड। ये क्या है यहां पे? ये आपका ये वाला इंफ्रारेड रेडिएशन है और ये वाला विजिबल लाइट है, ठीक है। VL यानी कि विजिबल लाइट। तो जब ये विजिबल लाइट गिरा इसके ऊपर, इस ब्लैक कलर के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है लाइट है, एनर्जी होगी, हीट होगा, तो इससे क्या हुआ? मर्क्यूरी थोड़ा थोड़ा राइज हुआ, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन जब इंफ्रारेड रेडिएशन गिरा इस ब्लैक, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक एंड बल्ब, मतलब इस ब्लैक सरफेस पे गिरा, बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन में बहुत ज्यादा हीट होती है, हीट की वजह से इस ब्लैक बॉडी ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब मर्क्यूरी अपना लेवल क्या करेगा? तेजी से राइज करेगा। आंसर मिल गया। नेक्स्ट है थर्मोपाइल कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द हीट रेडिएशन। थर्मोपाइल एक डिवाइस है जिससे तुम हीट मेजर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन तुम्हारे आसपास होगा हीट तुम्हें महसूस होगा। नेक्स्ट बोला है स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग रॉक सॉल्ट। अब जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था वो कैसे फाइंड किया जाता था? क्वार्ट्ज प्रिज्म के साथ। अब अगर तुम्हें इंफ्रारेड रेडिएशन का अगर स्पेक्ट्रम फाइंड करना है तो तुम क्या यूज करोगे? रॉक सॉल्ट। क्यों रॉक सॉल्ट? अगेन वही लॉजिक है भाई, यूज करते हैं तो करते हैं। इट इज बिकॉज रॉक सॉल्ट प्रिज्म, है ना, रॉक सॉल्ट प्रिज्म, रॉक सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट प्रिज्म does not absorb the infrared radiation whereas the glass prism absorbs। अब तुम्हें यहाँ पे पता है 2 अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉर्मल ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है। तो नॉर्मल ग्लास में जब तुम यूवी रेज डालोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्वार्ट्ज में डालोगे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, स्पेक्ट्रम दे देगा। तो यूवी रेडिएशंस को फाइंड करने का तरीका है क्वार्ट्ज प्रिज्म। फिर तुम्हारे पास वापस से नॉर्मल ग्लास प्रिज्म है, वापस से यहाँ पे क्या है? रॉक सॉल्ट प्रिज्म है। नॉर्मल ग्लास वाले प्रिज्म में से इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो रॉक सॉल्ट वाला प्रिज्म है उसमें जो है डेफिनेटली क्या बोलते हैं, उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसमें स्पेक्ट्रम बता देगा। तो हम बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हम रॉक सॉल्ट प्रिज्म यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है? वापस से प्रॉपर्टीज में इट इज एब्जॉर्ब बाय ग्लास बट दे पास थ्रू रॉक सॉल्ट। ये देखो वापस से वही लिखा हुआ है, मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है। फिर किससे डिटेक्ट की जा सकती है? डिटेक्शन प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। जब भी हीटिंग प्रॉपर्टी से, जब भी कोई रेडिएशन हीट हो रहा होगा, पक्का
क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। अब कहां कहां यूज करते हैं, तो भाई डॉक्टर्स यूज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी वाले सेशंस में, फोटोग्राफी एट नाइट। अब तुम बोलोगे कैसे फोटोग्राफी एट नाइट, तो रात में अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस है ना अगर निकल रहे तो आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। मिस्ट एंड फॉग में, धुंधलेपन में, फॉग में है ना, ओस में, ये स्कैटर्ड नहीं होते। क्यों, सेम लॉजिक रेड का। रेड मैंने बोला था रेड लंबे समय तक स्कैटर नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो अगर इंफ्रारेड की रेडिएशन और ज्यादा वेवलेंथ के है तो वो तो और ज्यादा स्कैटर नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यूज किए जाते हैं वॉर्स में सिग्नल्स के दौरान। तो ऑब्वियसली बात है अगर हमें सिग्नल्स ट्रांसफर करने हैं तो हम इंफ्रारेड रेडिएशन इसीलिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर बेटा रेड लाइट यूज करोगे तो पकड़े जाओगे ना वॉर्स में। एंड यस, रिमोट कंट्रोल वाला तो मैंने बता ही दिया था, ये डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं। माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप लोग खुद ब खुद इसे आराम से स्टडी कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रम के वही सेक्शन 2 के क्वेश्चंस पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है नेम द वेव्स विच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ। बताओ क्या हो सकता है, लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा। अब कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर लोएस्ट वेवलेंथ तो उसी का होगा जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी यानी कि गामा रेस। ओके, तो गामा रेडिएशंस जो है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। गामा रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्यों सर, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बोला है नेम अ वेव विच इज यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन डार्क। बताओ 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 क्या है वो, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है सर, ये भी हमें आ गया। तो नेक्स्ट पूछा है नेम अ वेव विच प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वापस से ये कब होता है, जब गामा रेडिएशंस की हम बात करते हैं। जितने बच्चों को लग रहा है कि सर ये कहाँ से इतना तुरंत लिख रहे हो, इट इज़ वेरी सिंपल, मुझे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पता है, मैं उसी के बेसिस पे लिख रहा हूँ। आपको भी याद हो जाएगा, आप भी लिख पाओगे। फिर कौन सी रेडिएशंस होती है जो कि इम्प्यूरिटीज को चेक करने में काम आता है, टू चेक द इम्प्यूरिटीज ऑफ जेम्स इन घी। बताओ, इट इज यूवी रेज विच इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स। एक मुक्का तो अब मैं मारूंगा अगर तुमने इसका गलत जवाब दिया। कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नेम द मटेरियल ऑफ प्रिज्म required for obtaining a spectrum of ultraviolet light and infrared radiation। चलो बताओ, प्रिज्म है ना, ग्लास प्रिज्म तो होता है। ग्लास प्रिज्म किसके लिए यूज किया जाता है, नॉर्मल लाइट के लिए, अपनी विजिबल लाइट के लिए। लेकिन अगर मुझे अल्ट्रावायलेट लाइट का स्पेक्ट्रम चाहिए तो मैं नॉर्मल ग्लास नहीं ले सकता। क्यों, बिकॉज अल्ट्रावायलेट का जो स्पेक्ट्रम है या अल्ट्रावायलेट लाइट है वो ग्लास, जो नॉर्मल ग्लास प्रिज्म है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कौन एब्जॉर्ब नहीं करता, तो आपको अच्छे से मालूम है आंसर क्या आएगा। बताओ अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए क्या आएगा, इट इज क्वार्ट्ज प्रिज्म, राइट, इट इज क्वार्ट्ज प्रिज्म। और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए क्या था बताओ, इट वाज रॉक सॉल्ट प्रिज्म। क्या था भाई, इट वाज रॉक सॉल्ट प्रिज्म। नेक्स्ट बोला है नेम अ रेडिएशन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय थर्मोपाइल। थर्मो मतलब हीट। हीट से सिर्फ एक ही रेडिएशन दिमाग में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तुमने नोटिस किया मैंने क्वेश्चंस इसीलिए ऐसे लिए हैं सो दैट तुम्हारे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस अभी याद हो जाए। नेक्स्ट बोला है सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बताओ कौन था वो जो सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड को डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक करता था। याद करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर मैं गलत हुआ तो भाई तुम तो भाई चले ही जाओगे। ठीक है, देख लेते एक बार कि सर को भी याद है या नहीं याद है। तो सर कहाँ गया, चले जाओ क्या घर पे मैं, हाँ बच गया। ठीक है, ये देखो, तो अल्ट्रावायलेट जिसको तुम एक्टिनिक रेज भी बोलते थे, उनका डिटेक्शन प्रोसेस क्या था, सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन टर्न्स ब्लैक, डार्क ब्लैक और डार्क ब्राउन। सो वो बताते थे हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट बोला है नेम द रीजन जस्ट बियॉन्ड रेड एंड। सर ये क्या बात हो गई, रेड एंड के बियॉन्ड मतलब क्या। चलो आ जाओ यहाँ पे, मुझे बताओ, जब हम ये पढ़ रहे थे है ना, टाइप्स ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे थे, तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहाँ से शुरू हो रहा था, 400 जो कि वॉयलेट को रिप्रेजेंट करता है, और 800 जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को। तो रेड के बियॉन्ड वेवलेंथ, मैंने आपको बोला था ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो रेड के बियॉन्ड किसकी वेवलेंथ है, इंफ्रारेड है ना। रेड के बियॉन्ड किसकी वेवलेंथ है, तो अब तुम बोलोगे इंफ्रारेड। और उन्होंने बोला है वॉयलेट के, है ना, आई गेस वही बोला है, पहला वाला तो बोला था कि
रेड के बियॉन्ड क्या है? हाँ, तो रेड के बियॉन्ड है इंफ्रारेड, तो क्या आंसर आएगा? इंफ्रारेड। भाई नाम में ही सब मतलब छुपा हुआ, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा तुम्हारा आंसर। और नेक्स्ट बोला है नेम द रीजन जस्ट बियॉन्ड वॉयलेट एंड। बताओ वॉयलेट एंड के बियॉन्ड कौन है? तो चलो सर हम देख लेते हैं। वॉयलेट एंड, वॉयलेट तो ये रहा, बराबर है, वॉयलेट ये रहा। वॉयलेट के बियॉन्ड क्या है बताओ? वॉयलेट के बियॉन्ड क्या था? यूवी रेस था, हाँ या ना? तो क्या आएगा? यूवी रेस। चलो बढ़िया, क्या आएगा? यूवी रेस विच इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। बहुत सिंपल है इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट बोला है नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म। अब ये तो बहुत हो गया यार, अब ये तुम खुद लिख रहे हो। बताओ नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म। आज लिख लोगे आंसर। सेकंड बोला है स्टेट वन यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन ए अबव। और तुम्हें अगर यकीन ना हो रहा हो, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है, देख लो बोर्ड पेपर पिछले 3 साल के, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेम वन यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन अबव ए। तो पहली बात तो क्वार्ट्ज प्रिज्म के से हम कौन सा इनविजिबल रेडिएशन ढूंढते हैं, पहचानते हैं, पहले वो लिखो। उसका एक यूज क्या है? तो चलो मैं हिंट दे देता हूं। उसका एक यूज है टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये रहा आपका पहला एक यूज। नेक्स्ट बोला है नेम द रेडिएशन विद अ वेवलेंथ ग्रेटर देन द रेडिएशन मेंशन्ड अबव। अब अगर मैं ये वाला आंसर कर दिया ना कि तुम्हें एक ऐसा रेडिएशन चाहिए जो कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो, किससे? जो ये वाला रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने तुम्हें इसका आंसर दे दिया तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है पहले वाले का भी आंसर पता चल जाएगा। तो आई वांट यू टू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प के साथ डालो। आई विल पर्सनली आंसर यू कि हाँ भाई वो सही है या नहीं है। मुझे इससे पता चल जाएगा हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर बोर्ड प्रिपरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एट एन एयरपोर्ट your luggage passes through a scanner that allows security guard to see its contents without seeing it। बताओ क्या हो सकता है वो रेडिएशन? वो रेडिएशन है एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है where else can this radiation be used। अब ये बताने की जरूरत है या पता है? to detect, बताओ बताओ बताओ, to detect fracture in bones, to detect fracture in bones। next बोला है when you press a button on your TV remote an invisible signal is sent to the TV। एक सेकेंड, टीवी यूज करते वक्त कौन सा इनविजिबल रेडिएशन है जो भेजा जाता है? बताओ नेम द रेडिएशन यूज। तो आपका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। डू यू सी? उन्होंने नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हें हर एक रेडिएशन बार 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 पढ़ाने की कोशिश की बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट यूजेस। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट बोला है व्हाई आर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नॉट यूज्ड? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, वेवलेंथ of ultraviolet radiations are not suitable. Also, these waves are harmful to human body। ठीक है, इसीलिए हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट बोला है in a hospital a special lamp is used to sterilize surgical instruments। अब मुझे बताने की जरूरत है या मिल गया आंसर? surgical instruments in an operating theater when it's empty this lamp kills germs and bacteria। which radiation are produced by this lamp? I know which radiations are produced, it is ultraviolet radiation। अब अगर जिन्होंने पिछले वाले वो क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं दिया है अब तक कमेंट सेक्शन में, उनको तो आंसर भी मिल गया, राइट? मैंने ऊपर की तरफ बोला था आपको 2 क्वेश्चन खुद, सब क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने के लिए बताओ ये रेडिएशन क्या है, और वहाँ पे मैंने लिखा था कि ये रेडिएशन का एक यूज होता है टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो तुम्हें आंसर मिल गया भाई, कम ऑन। नेक्स्ट बोला है व्हाट मटेरियल मस्ट द बल्ब ऑफ दिस लैम्प बी मेड फ्रॉम एंड व्हाई इज नॉर्मल ग्लास अनसूटेबल। तो अब बताओ, पहली बात तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है स्पेक्ट्रम के लिए? तो हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज प्रिज्म, बराबर। क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड since ordinary glass prism absorbs UV radiations। समझे?
क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो लाइट बाहर ही नहीं आएगा ना, हम नहीं चाहते वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए हम नॉर्मल ग्लास नहीं यूज करते, हम क्वार्ट्ज प्रिज्म ग्लास यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन अ मेडिकल प्रोसीजर कॉल्ड रेडियोथेरेपी, ये वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया, अब सबको क्लिक हुआ जो स्टार्ट से ये वीडियो देख रहे हैं। रेडियोथेरेपी, अ पेशेंट विद अ डीप सीटेड ट्यूमर इज ट्रीटेड यूजिंग अ हाई एनर्जेटिक बीम टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल। नेम द रेडिएशन। व्हाट इज दैट रेडिएशन? द नेम ऑफ द रेडिएशन इज गामा रेज या फिर गामा रेडिएशन। नेक्स्ट बोला है व्हाट प्रॉपर्टी मेक्स इट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट। सो हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दैट्स इट। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी है ये। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट इज यूजिंग अ प्रिज्म टू स्टडी द स्पेक्ट्रम। ओके, he places a thermometer with a blackened bulb just beyond the red end of visible spectrum। तो पहली बात तो वो एक थर्मोमीटर यूज कर रहा है जो कि ब्लैकेंड बल्ब है, तो मेरे को हिंट मिलना शुरू हो गया है। थर्मोमीटर और ब्लैकेंड बल्ब बोला मतलब ऐसा रेडिएशन जो कि हीट से जिसका लेना देना है, आंसर आ रहा है मेरे को। तो जस्ट बियॉन्ड द रेड एंड, रेड एंड के बियॉन्ड का मतलब क्या कि अगर रेड की वेवलेंथ 800 नैनोमीटर पे खत्म हो रही है तो जस्ट उसके बाद का जो वेवलेंथ रहेगा विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड ही नोटिसेस अ शार्प राइज इन टेम्परेचर। ही कंक्लूड्स that the red light from the spectrum must be very hot। हैं? अगर थर्मोमीटर यूज किया जा रहा है ब्लैक एंड बल्ब के साथ और वो सामने से बोल रहा है कि जो उसका वेवलेंथ है इट इज जस्ट बियॉन्ड द रेड वेवलेंथ, अब वो खुद आगे जाके ये गलती कर रहा है कि द रेड लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम मस्ट बी वेरी हॉट। नेम द इनविजिबल रेडिएशन ही हैज एक्चुअली डिटेक्टेड। सो ही हैज एक्चुअली डिटेक्टेड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दिवाली का टाइम है तो ऑब्वियसली बात है रस्सी बम फूट रहा है वहाँ पे, तो हार्डली एक या दो क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, प्लीज उसे झेल लेना। नेम द इनविजिबल रेडिएशन ही हैज एक्चुअली डिटेक्टेड, तो आंसर आएगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हॉट होते हैं जिसकी वजह से थर्मोमीटर के मर्क्यूरी में राइज आता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रेड लाइट, समझे। नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई द एरर इन हिज कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन में एरर था? सिंस wavelength was beyond, since wavelength was beyond red end, it was infrared radiation। ठीक है, it was infrared radiation। next बोला है what material must be the prism be made up of to perform this experiment। अब क्वार्ट्ज प्रिज्म जाके मत बोल देना, क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज हो रहा था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए यूज होता था रॉक सॉल्ट प्रिज्म, राइट, रॉक सॉल्ट प्रिज्म। हियर यू गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन यार, ये वाला क्वेश्चन तो तुम खुद कर रहे हो। सोल्जर्स ऑन अ नाइट टाइम मिशंस यूज स्पेशल कैमरास टू सी इन कंप्लीट डार्कनेस। दीज कैमरास डिटेक्ट द हीट, ओके, गिवन ऑफ बाय पीपल एंड व्हीकल्स। विच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर डिटेक्टेड। तो बताओ, पहले हीट बोल दिया तो वो रेडिएशंस जो कि हीट से लेना देना है, और दूसरा सोल्जर्स बोल दिया तो तुम्हें मालूम है कौन से रेडिएशंस है। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे आंसर्स एक्सपेक्टेड है। सो अगर आप लोग को अब तक ये वीडियो समझा है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू समवन हु यू थिंक दिस वीडियो माइट हेल्प। डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं, एमसीक्यू बुक का लिंक डाल दिया है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट